हाँ जी, हम पढ़ रहे हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम चैप्टर जो आपका लास्ट प्रैक्टिकल चैप्टर है आपकी बुक का 11th क्लास का, वो हम करने जा रहे हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम, आप कहोगे सर अभी तक हमने पूरी बुक पढ़ ली और हमारी बुक के स्टार्टिंग में भी जो कवर पेज है उसमें तो डबल एंट्री सिस्टम लिखा हुआ है। अब ये पूरी बुक हमने डबल एंट्री सिस्टम पे पढ़ ली, अब आप जब अकाउंट्स का कोर्स खत्म कर रहे हो तो कह रहे हो सिंगल एंट्री सिस्टम। हमें आपने शुरू से डबल एंट्री सिस्टम पढ़ाया है। तो डबल एंट्री सिस्टम तो आपको पता है, जिसमें एक चीज़ डेबिट होती है, एक चीज़ क्रेडिट होती है। पूरे पूरे 11th क्लास में आप यही पढ़ते आए हो और बड़ा लॉजिकल होता है, डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है, विद लॉजिक पढ़ा है हमने। ऐसे नहीं कि मैंने हवा में कुछ बोल दिया आपको कि ये डेबिट है तो ये क्रेडिट कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। विद लॉजिक हमने सब कुछ समझा है। अब ये सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, ज़रा ये समझते हैं। आपने डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा, उसमें आपने क्या देखा आज तक? पूरा साल आपने पढ़ा, उसमें आपने ये देखा कि ये एक ना सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बन रखा होता है पूरा। डबल एंट्री में क्या होता है, पूरा एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है हमारे पास कि भई हमने सेल करी तो उसका हमारे पास रिकॉर्ड होगा। हमने परचेज़ करी उसका रिकॉर्ड होगा। हमने कोई खर्चा करा उसका रिकॉर्ड होएगा और उस रिकॉर्ड को वाउचर कहते हैं, आपको पता है। उस वाउचर के थ्रू आप एक सिस्टमैटिक तरीके से ना अकाउंटिंग करते चले गए। जैसे आपने उस वाउचर से जर्नल एंट्री बनाई, फिर उस जर्नल से आपने लेजर बनाया, फिर लेजर से आपने साथ-साथ बुक्स बनाई, अदर बुक्स या कैश बुक। उसके बाद आप अपना ट्रायल बैलेंस बनाई। उसके बाद आपने अपने फाइनल अकाउंट्स जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट, बैलेंस शीट ये सब बनाए। इसके अलावा आपने इस बुक में डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट समझा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट समझा, बैंक रिकंसिलिएशन का कॉन्सेप्ट समझा या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का कॉन्सेप्ट समझा। लेकिन जो आपकी अकाउंटिंग का जो प्रोसेस था, वो क्या था? जर्नल, लेजर, फिर उसके बाद जो बुक्स बनती हैं, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आपने पिछला चैप्टर पढ़ा फाइनल अकाउंट्स वाला। तो इस तरीके से आपने देखा कितना सिस्टमैटिकली चलता है। इसमें एक पैसे की भी गलती नहीं आ सकती। जो आप ये जो रिकॉर्ड बनाते हो, आप ये जो डबल एंट्री सिस्टम करते हो, इसमें आपने देखा होगा कि आप एक पैसे की भी हेर-फेर नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है और सिस्टमैटिक प्रोसेस के तरीके से हम इसको चलते जा रहे हैं, जिससे हमने अकाउंटिंग पूरा अपना प्रॉफिट लॉस सब कुछ निकाला था लास्ट में। अब आते हैं सिंगल एंट्री में। सिंगल एंट्री, अब मुझे एक बात बताना, जैसे मैं आपको बहुत पहले बोलता था जब क्लास स्टार्ट हुई थी, ये गोलगप्पे वाला है या कोई और छोटा बिज़नेसमैन है, क्या ये सब इनको प्रॉफिट या लॉस होता होगा? आप कहोगे हाँ सर, ये लोग बिज़नेस कर रहे हैं, तो ये चाहे छोटा बिज़नेस हो, चाहे बड़ा बिज़नेस हो, सबको बिज़नेस में प्रॉफिट या लॉस तो होता ही है। तो ये जो गोलगप्पे की कोई शॉप है या कोई और ऐसी छोटी-मोटी शॉप है, तो सर उनका भी प्रॉफिट लॉस निकलता होगा। फिर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि वो डबल एंट्री सिस्टम फ़ॉलो करता होगा? क्या वो सारे जो सेल करता है गोलगप्पे ₹20 के गोलगप्पे बेचता है, तो क्या आपको बिल देता है वो? क्या उसने कोई जीएसटी काट के आपको देता है या कुछ आपको मतलब आपके हिसाब से क्या उसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता होगा या नहीं होता होगा? क्या वो पी&एल अकाउंट बनाता होगा? क्या वो जर्नल एंट्रीज़ करता होगा? करता होगा ऐसा मैं आपसे पूछता हूँ। क्या वो ऐसे सिस्टमैटिक तरीके से करता होगा? जैसे हम अकाउंटिंग पढ़ते आए हैं आज तक। बताओ आप लोगों से कोई नहीं। वो ऐसा कुछ नहीं करता होगा, ना वो उसको पता होगा जीवन में, ना उसको ये पता कि पी&एल क्या होता है, ना उसको ये पता कि जर्नल एंट्री क्या होती है, ना उसको पता कैश बुक क्या होती है, उसको नहीं पता ये पल्ले। वो कहता है भैया मैं तो गोलगप्पे बनाता हूँ, बेचता हूँ, पैसे आते हैं, तो वही मेरा प्रॉफिट हो जाता है। ऐसे ही कहेंगे ना अगर आप किसी से बात करोगे, कोई मोमोज़ वाला होगा बाहर या किसी से बोलोगे भाई तेरा प्रॉफिट, उसको अपना प्रॉफिट पता होगा। अच्छा आप उससे कहोगे ना भाई तेरा प्रॉफिट कितना है? वो उसको पता होगा। लेकिन आप कहोगे ना तेरी कैश बुक दिखाइयो, वो कहेगा ये क्या होती है? तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो आप बताओ, अब आप मुझे बताना कि जो ऐसे लोग हैं, जो पी&एल नहीं बनाते या जिनको कैश बुक नहीं पता या जो ऐसे फॉलो नहीं करते, वो कौन-सा सिस्टम फॉलो करते होंगे? सिंगल एंट्री या डबल एंट्री? पहला तो मेरा सवाल आपसे यही है। हाँ, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है आपके पास, या तो डबल एंट्री या सिंगल एंट्री। डबल एंट्री तो मैंने आपको बता दिया सिस्टमैटिक वाला होता है और सिंगल एंट्री होता है जैसे ये लोग हैं। ये लोग ये सब नहीं बनाते पी&एल और ये सब। हाँ, फिर भी ये अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अब इनका प्रॉफिट बिल्कुल एग्ज़ैक्ट नहीं होता क्योंकि हम डबल एंट्री में कुछ प्रिंसिपल्स फ़ॉलो करते हैं। हम कुछ रूल्स फ़ॉलो करते हैं। उसके बेसिस पे हमें पता है कि हमने जो अपना प्रॉफिट निकाला है बिल्कुल सही निकाला है। लेकिन ये लोग आस-पास का बता देते हैं, हाँ भाई, कि जी इतना हमारा प्रॉफिट है। तो चाहे उससे थोड़ा ज़्यादा हुआ हो, चाहे थोड़ा कम हुआ हो।
पर ये जो है इसी के अकॉर्डिंग इसको फॉलो करते हुए चलते हैं। तो सिंगल एंट्री एक तो पता चल गया आपको कि एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड फॉलो नहीं होता और और इसमें क्या होता है कोई यूनिफ़ॉर्मिटी नहीं होती। जैसे मेरी मान के चलो गोलगप्पे की दुकान है, मैं अपने रूल बना के चल रहा हूँ, उस हिसाब से प्रॉफ़िट निकाल रहा हूँ। कोई और है गोलगप्पे वाला या कोई छोटी-सी शॉप है जिसकी, वो अपने तरीके से मतलब समझ रहे हो कोई सेम प्रिंसिपल्स नहीं है। जैसे डबल एंट्री में तो भाई प्रिंसिपल है। आपको एक प्रिंसिपल बताता हूँ चलो, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ सर डबल एंट्री में सच में प्रिंसिपल्स को फ़ॉलो करते हैं। कैसे? ज़रा सुनना। आप लोगों को क्या बोला हुआ है आप लोगों को बोला हुआ है कि जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो ना, तो उसमें जब क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है, तो उस क्लोजिंग स्टॉक को 2 हो सकते हैं, या तो लिखा होगा कॉस्ट वैल्यू पे या मार्केट वैल्यू पे। तो हमने क्या लेना होता है? याद है आप लोगों को? ज़रा आपसे सवाल पूछता हूँ। कॉस्ट गलत जवाब और कोई जवाब देगा? क्लोजिंग स्टॉक अगर कॉस्ट पे भी दिया हो और मार्केट वैल्यू पे भी दिया हो, तो कौन-सा लेते हैं? वेरी गुड। जो उन दोनों में से कम होगा। याद आ गया हर्ष को भी अब? हमने करे थे बहुत हाँ, तो जो कम होगा वो। तो एक बात हो जो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहा है, चाहे रिलायंस है, चाहे टाटा है, चाहे बिरला है या कोई और अदानी है, कितने भी बड़े-बड़े कंपनीज़ हैं, वहाँ पर अगर ऐसा होता होगा जैसे मैंने भी आपको एग्ज़ाम्पल दिया है, उनका क्लोजिंग स्टॉक बचता होगा, तो एक मार्केट वैल्यू होती होगी, एक कॉस्ट वैल्यू होती होगी। तो ऐसा थोड़ी होगा कि टाटा कहेगा मैं तो मार्केट वैल्यू लूँगा या रिलायंस वाला कहेगा मैं तो कॉस्ट वैल्यू लूँगा। उनके लिए क्या रूल फॉलो है, वो डबल एंट्री फॉलो करते हैं। उनको क्या प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा, जो दोनों में से कम होगा वो उसको लेना पड़ेगा। बात समझते हो? तो इसलिए उनके जो सिस्टम है, जो उनका डबल एंट्री सिस्टम है, वो एक यूनिफ़ॉर्मिटी है। यूनिफ़ॉर्मिटी मतलब होता है कि भैया अगर उन्होंने सेम सेल करी है, सेम कॉस्ट है, सेम सब कुछ है, तो उनका प्रॉफिट सेम आएगा। लेकिन अगर 2 गोलगप्पे वाले साथ में बैठे हुए हैं ना, एक की रेहड़ी लगी है साथ में और एक की रेहड़ी लगी है सड़क पार, तो उन दोनों ने अगर सेम सेल करी है, सेम कॉस्ट है, सब कुछ सेम है, तो भी उनका प्रॉफिट डिफर करेगा। क्यों? क्योंकि एक कुछ और अपना रूल बना रखा होगा उसने प्रॉफिट निकालने का, एक कोई होगा उसने अपना कोई प्रॉफिट निकालने का रूल बना क्योंकि कोई यूनिफ़ॉर्मिटी तो है नहीं, कोई ऐसा प्रिंसिपल तो है नहीं कि उनको कह रखा है कि भई ये तुमने रूल फॉलो करना है। तो इसलिए मेरे ख्याल सिंगल एंट्री आप सिस्टम समझ गए हो क्या होता है कि इसमें हमें ये नहीं करते हम डेबिट, क्रेडिट, जर्नल एंट्री ये सब नहीं होता है इसमें। इसमें तो भैया सीधा-सा कहते हैं, इतना पैसा आया, इसको यहाँ लिख दिया, इतने उससे पैसे लेने हैं, इसको यहाँ लिख दिया, प्लस माइनस करा, चलो भई ये हमारा प्रॉफिट आ गया या ये हमारा लॉस आ गया। तो ये होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। अब इसका आप ना क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लो। उसको कराने से पहले एक फ़ॉर्मूला मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन जब आपको चैप्टर पढ़ाया था ना, एक फ़ॉर्मूला लिखवाया था, वो फ़ॉर्मूला मैं दोबारा लिख रहा हूँ। देखते हैं क्या आप लोग को याद आता है या नहीं आता? उस टाइम पे ना मैंने एक फ़ॉर्मूला लिखाया था, क्लोजिंग कैपिटल निकालने का। पता क्या फ़ॉर्मूला था वो? ओपनिंग कैपिटल प्लस वेरी गुड एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट या यहाँ नीचे करके लॉस लिख रहा हूँ, है ना? प्लस में होगा तो प्रॉफिट, माइनस में होगा तो लॉस। ये मैंने आप लोगों को अकाउंटिंग क्वेश्चन जब चैप्टर कराया था ना स्टार्टिंग में, तब आपको ये फ़ॉर्मूला मैंने लिखवाया था। मुझे तो अच्छे से याद है, क्या आप लोगों को याद है ना? हाँ जी। अब क्या है ये फ़ॉर्मूला हमने लिख दिया है। अब मेरे को अगर ये तो मैथमेटिकली हो गया कि ये प्लस करना है, ये माइनस करना है, ये प्लस करना है। अब अगर मुझे इसमें से प्रॉफिट निकालना है, तो आप लोग बता सकते हो? क्या फ़ॉर्मूला बनेगा प्रॉफिट का? प्रॉफिट निकालना तो क्या बनेगा फ़ॉर्मूला? बताओ ज़रा। ये प्रॉफिट यहाँ रहेगा, बाकी सब यहाँ हो जाएगा। स्टॉक नहीं कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। अब इधर चलते हैं। ये ड्राइंग क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी और एडिशनल कैपिटल उधर जाके माइनस हो जाएगी। ये ओपनिंग कैपिटल वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। ये फ़ॉर्मूला कोई मुश्किल फ़ॉर्मूला तो नहीं है, जो मैंने लिखा है प्रॉफिट निकालने का?
क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। इसको रटना नहीं है। ऊपर वाला अगर आपको याद है तो आपको यही तो पता है कि प्रॉफिट यहाँ रखेंगे, ये सारे इज इक्वल टू से उस तरफ जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। बस ये फॉर्मूला अगर आपको पता है जो मैंने लिखा है डब्बे में, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 करने को तैयार है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 सीधा कर रहे हैं, उसमें समझते हैं क्या कह रहा है। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, बताना आपके में भी यही है या अलग है। कह रहा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इज गिवन। ओपनिंग कैपिटल 60,000, ड्राइंग 5,000, कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर 10,000 एंड क्लोजिंग कैपिटल 90,000। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। यही क्वेश्चन है आप लोगों की बुक में भी। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं 2020 की बुक के अकॉर्डिंग, और उससे पहले वाली बुक में भी ये क्वेश्चन नंबर 1 ही है। तो आपसे कह रहा है कि आपको ना ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, ड्राइंग दी हुई है, कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर मतलब कि एडिशनल कैपिटल दी हुई है, क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है फॉर द ईयर। तो ये फॉर्मूला मैंने आपके आगे लिखा है, वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। ये आप लोग भी निकाल लोगे। मुझे आपको इसमें क्या सिखाना है, प्रेजेंटेशन, कि आपको पेपर में कैसे करके आना है। ये फॉर्मूला लिख के उसमें वैल्यू नहीं पुट करनी। इसका एक टेबल बनेगा जिसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, ये स्टेटमेंट बनानी है हमने। ठीक है, तो इसके अंदर हम स्टेटमेंट के अंदर हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो यही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, अब हम इसको कर लेते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले क्या लिखा मैंने, क्लोजिंग कैपिटल। तो आप भी ये लिखोगे क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है जी, क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी हुई है, 90,000। ये लो लिख दिया 90,000। फिर क्या करना है, ड्राइंग प्लस करनी है। ड्राइंग्स कितनी है क्वेश्चन में, 5,000 रुपए। 5,000 लिख दिया। उसके बाद क्या है, एडिशनल कैपिटल माइनस करनी है। एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 10,000 रुपए। अब पहले इनका कर लो प्लस माइनस, कितना आएगा जरा देखते हैं। 85,000। ये कितना आ गया, 85,000 आ गया। अब इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड। ये क्या आ गया, एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड। ये आ गई 85,000। अब क्या बचा है, ओपनिंग कैपिटल। अब इसमें कर देंगे माइनस, साइन माइनस का ना फॉर्मूला तो आपको पता ही है। ओपनिंग कैपिटल सॉरी, कर देंगे माइनस। कितनी है ओपनिंग कैपिटल, 60,000। तो आपका आंसर आ गया 25,000 प्लस का। 85,000 माइनस 60,000 आंसर आया प्लस का। तो जब प्लस का आंसर आएगा वो क्या होगा, प्रॉफिट। माइनस में आंसर आएगा वो क्या होगा, लॉस। तो ये लिख देंगे हम प्रॉफिट फॉर द ईयर 25,000। दैट्स इट। बताओ जरा, कुछ मुश्किल था इसमें इस चैप्टर में, मतलब। और अभी मेरे को इसने बताया, क्या नाम है, हर्ष ने। हाँ, हर्ष ने भी क्या बताया, हर्ष ने कहा कि सर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस यही है इस चैप्टर में जो हमें स्कूल में कराया है, इसके आगे का नहीं आएगा। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि ये तो कोविड वाला साल है, इसलिए चलो आपके बहुत सारे चैप्टर काट दिए, कम कर दिया, कुछ भी करा। जब कोविड नहीं था उससे पहले भी इस चैप्टर में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, जो कि भी आपके दूसरे तीसरे क्वेश्चन से शुरू हो जाएगी। बस इसके आगे का ज्यादातर स्कूल वाले नहीं कराते। मैं ये नहीं कह रहा सारे स्कूल वाले नहीं कराते, ज्यादातर स्कूल वाले नहीं कराते। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा कि एक बार अपने आप फिर कंफर्म करना अपने टीचर से या किसी स्टूडेंट से कि भाई क्या पूरा करना है चैप्टर,
या इसमें एक जो मैं बता रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, मैं 2019 के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, सुनना ध्यान से। कह रहा है कृष्ण स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1st अप्रैल 2019 with a capital of rupees 1 lakh, with a capital of rupees 1 lakh. On 31st March 2020, his assets were कैश दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, डेटर दे रखा है और प्लांट दे रखा है। और उसके बाद लिखा है he owed rupees 12,000 to sundry creditors and rupees 10,000 to his brother on that date. On that date मतलब 31 मार्च 2020 की बात कर रहा है। He withdrew rupees 2,000 per month for his private expenses as certain his profit. तो आपको इस क्वेश्चन में कोई डिटेल दी हुई है और 2020 की बुक के अकॉर्डिंग भी ये क्वेश्चन नंबर 7 ही है जिसको अब हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको प्रॉफिट पूछा है ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन में तो आपने ये स्टेटमेंट ही बनानी है जो मैं अब यहाँ बनाने जा रहा हूँ दोबारा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है जी, तो ये तो आपको बनाना ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब आप ना फॉर्मेट तो यही रहेगा, पहले ये बना लो। सबसे पहले क्या लिख दूँ? अब इसमें ना डेट दी हुई है, तो आप लोग क्या कोशिश करो, ऐसे लिखो कैपिटल ऑन 31st मार्च 2020। तो ये अपने आप क्लोजिंग कैपिटल की ही बात कर रहा है। कैपिटल ऑन 31st मार्च 2020 मतलब क्लोजिंग कैपिटल हो गई। कितनी दे रखी है? नहीं दे रखी। या अभी हम अमाउंट नहीं लिख रहे, अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ फॉर्मेट बना रहे हैं। ड्राइंग्स, क्या हमें इस क्वेश्चन में कहीं पे एडिशनल कैपिटल दिखी, कहीं मिली, कहीं बात हुई है? नहीं हुई, तो इसलिए हम उसको छोड़ ही देते हैं। तो इन दोनों को हम करेंगे प्लस, तो हमारा क्या आ जाएगा? एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड, ये अमाउंट आ जाएगा। और इसमें क्या कर देंगे? ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट फॉर द ईयर 2019-20, 2019-20 का आएगा ना प्रॉफिट, तो इसको कर देते हैं बंद। ये आपका हो गया स्टेटमेंट, ये तो आपको बनानी है जिसमें आपको नंबर लेने हैं। अब आपसे देखते हैं इसमें क्या-क्या ओपनिंग कैपिटल, या ओपनिंग कैपिटल आपने लोगों ने टोका नहीं मुझे कि सर ऐसे लिखो कैपिटल ऑन 1st अप्रैल 2019। यहाँ कैपिटल ऑन 31st मार्च 2020 लिखा है, तो यहाँ क्या लिखूँ? कैपिटल ऑन 1st अप्रैल 2019। तो ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बन गया। अब हम देखते हैं कि क्या क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में दी हुई है? क्योंकि हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी तभी तो क्वेश्चन शुरू होएगा। तो क्लोजिंग कैपिटल तो मुझे इस क्वेश्चन में दिख नहीं रही, लेकिन हाँ, हमको कुछ एसेट्स और कुछ लायबिलिटी दी हुई है 31 मार्च 2020 की। कुछ एसेट्स और लायबिलिटी दी हुई है। ज़रा देखते हैं क्या लिखा है। कैश लिखा है क्लोजिंग डेट पे 32,000 रुपए, स्टॉक लिखा हुआ है, डेटर लिखा हुआ है, प्लांट लिखा हुआ है। ये चारों तो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्लोजिंग एसेट्स हैं। और उसके नीचे लिखा है ही ओड 12,000 टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, मतलब ओड मतलब देने हैं। मतलब कि कृष्ण ने 12,000 रुपए क्रेडिटर्स को देने हैं और 10,000 रुपए उसने अपने भाई को देने हैं। तो ये क्लोजिंग लायबिलिटी मुझे समझ में आ रही है, जो पढ़ के समझ आ रहा है। तो क्लोजिंग एसेट मेरे पास है, क्लोजिंग लायबिलिटी मेरे पास है। तो आप लोगों को पता है क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा मेरे पास। तो बस वो कर देते हैं। तो यहाँ पर आप वर्किंग नोट्स बनाओगे और वहाँ इसको करके दिखा दोगे। क्लोजिंग एसेट्स, पहले क्लोजिंग एसेट्स लिख लेते हैं। कितना-कितना है? कैश है कितना? 3200। आप कैसे करोगे? पहले क्लोजिंग एसेट इज़ इक्वल टू
कैश प्लस स्टॉक प्लस डेटर प्लस प्लांट लिखोगे जो नाम है, फिर उसके नीचे अमाउंट लिखोगे। मतलब जैसे यहाँ पर मैं ऊपर करके बता रहा हूँ, समझ गए? कैश, हाँ, और वो भी साफ-साफ इसके नंबर होते हैं। शो करना तभी तो और अच्छे से बता रहा हूँ कि और अच्छा बनाना है आपने, इसके भी नंबर कटेंगे वरना। मतलब इसको अच्छे से शो करना है आपने। स्टॉक हो गया कितना? 34,800। कैश 32,000 है कि 3200 है? अच्छा, सही लिखा है मेरे ख्याल में। और प्लांट 55। पहले बताओ क्या यही लिखे हैं अमाउंट? 3200, 34,800, 31,000 और 85,000। टीना बताएं कैश कितना लिखा है? एक बार टीना और कंफर्म कर। हाँ, एक बार टीना और कंफर्म कर दें। टीना की बुक में ये अमाउंट कितना लिखा हुआ है कैश वाला? 3200 ही लिखा है। तो युवराज शायद आपकी बुक में गलत हो सकता है। अभी काटना मत। पहले आंसर देख लेते हैं, क्या पता आंसर किस हिसाब से मैच करता है। तो अभी तो चलो ये आ गया टोटल, ठीक है? ये हमारी क्लोजिंग एसेट आ जाएगी। ज़रा इसका टोटल कर लेते हैं। 0, 0, 2 और 8 10, 1 और 3 4 और 4 8 और 1 9 और 5 14, 1 और 3 4 और 3 7 और 8 15। 1,54,000 आएगा, ठीक है? मेरे हिसाब से 1,54,000 क्लोजिंग एसेट आ गई। अब आते हैं क्लोजिंग लायबिलिटी पर। अब क्लोजिंग लायबिलिटी ना, मुझे एक तो 12,000 दिख रही है, प्लस एक 10,000 दिख रही है। इसमें भी ऊपर लिख देना क्रेडिटर्स प्लस लोन फ्रॉम ब्रदर, है ना? लोन ब्रदर से लोन लिया होगा तभी तो पैसे देने हैं। तो ये आ गया 22,000। अब हम क्या करें? क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलेगी? 1,54,000 माइनस 22,000। अब ये कितना आ जाएगा? 4 में से 2 गए 2, 5 में से 2 गए 3, 1,32,000। 1,32,000 रुपए हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। अब कोई मुझे ड्राइंग बताएगा कितनी है ड्राइंग? ड्राइंग बताए कोई कितनी है? वेरी गुड, 24,000 रुपए। ठीक है, इन दोनों को कर लेते हैं प्लस। 1,56,000 आ गया, ठीक है जी। 1,56,000 आ गई एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड। और ओपनिंग कैपिटल कितनी दी हुई है? सबसे स्टार्टिंग में लिखी है 1,00,000 रुपए। और इसको माइनस करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 56,000 रुपीज। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर 2019-20 कितना आ गया? 56,000 रुपीज। और मेरे ख्याल आंसर आपकी बुक से मैच कर रहा होगा, तो इसलिए युवराज इसको 3200 कर लें युवराज, क्योंकि वो 3200 है 32,000। हाँ जी, हाँ जी, चलो देखो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे हैं। ये मैंने कैसे बनेगा जरा देखना। आपको हंसी आएगी, कहेगी सर ये तो हमसे बनवा लेते। हाँ जी, यही क्वेश्चन है जो अभी हमने करा है ना। उसमें वर्किंग नोट्स देखे थे ना आपने? अभी मैंने वर्किंग नोट्स बनाए थे, एक बार और नजर फेर लो। ये वर्किंग नोट्स बनाए थे ना। ये क्या था? कैश 3200 रुपए, स्टॉक 34,800 रुपए, और क्या था? डेटर्स, डेटर्स कितने थे? 31,000 रुपए। और क्या था? प्लांट 85,000 रुपीज। और यहाँ क्या था? क्रेडिटर्स 12,000 रुपए और लोन फ्रॉम ब्रदर 10,000 रुपए। इसका टोटल आएगा 1,54,000 रुपीज। और यही मैं यहाँ लिख दूंगा। और आपको पता है बैलेंस शीट अगर मैच करती है तो मतलब मैच करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर एक चीज मिसिंग है।
जो कि है कैपिटल, इसको हम लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, और वो आएगी आपकी 1,32,000 रुपीज। कब की है ये? 31 मार्च 2020 की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो ये कैपिटल कब की आई होगी? 31 मार्च 2020 की आई होगी। मेरी बात समझे? प्रेजेंटेशन का फर्क है, मैंने ऐसे कर दिया, आपने ऐसे कर दिया, लेकिन इस चैप्टर में आपने ऐसे ही करना है। पहले मैंने आपको समझाने के तरीके से तो बता दिया था भाई ऐसे भी निकल जाएगी, लेकिन आपने एग्जाम में ऐसे करके आना है, और ये वर्किंग नोट्स है। इसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। चैप्टर खत्म, मतलब आप लोगों का त्यागी वालों स्कूल वालों का चैप्टर खत्म। इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा? आपको देखो सुनना क्या होगा, आपको क्या पता ओपनिंग कैपिटल भी ना दे रखी हो, लेकिन ओपनिंग एसेट और ओपनिंग लायबिलिटी दी हो, तो आपके कितने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बन जाएंगे? एक क्लोजिंग कैपिटल को निकालने का बन जाएगा, अगर क्लोजिंग कैपिटल भी नहीं दे रखी, और एक क्या होगा आपका, एक आपको वर्किंग नोट्स में एक और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको 1 अप्रैल मतलब कि ओपनिंग कैपिटल भी निकालनी पड़ेगी। तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है बताओ मुझे? बात समझ आ गई? ज्यादा से ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन क्या कर सकता है वो? आपको वर्किंग नोट्स में 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने पड़ जाएं। किस चीज के लिए? एक ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, एक क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। एट द एंड आपका क्वेश्चन यही रहेगा कि आपको ये बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। बात समझ गए हो? क्वेश्चन समझ आया क्या कहा है मैंने? एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आप लोगों को, वो क्वेश्चन देखो जरा।